अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये इस नावल की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 8 है। अगर अभी तक आप लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं सुने देन पहले आप लोग वो देख लीजिए। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। इस पार्ट के स्टार्ट में ये जैकेट पहन लो। दाऊद ने जैकेट इसके करीब फेंकी थी। उसने झटके से सर उठाकर उसे देखा। उसके देखने पर उसने नजरों का जाविया बदल लिया। तहजीब ने जल्दी से इसकी जैकेट पहन ली थी। अब जरा जल्दी चलो, दाऊद ने कहने के साथ इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। मैं खुद चल सकती हूँ, उसने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा। दाऊद ने एक नजर उसके झुके सर को देखा और कंधे अचकाकर चल पड़ा। उसे खड़ा होने के लिए अपनी पूरी हिम्मत सर्व करना पड़ी थी, लेकिन वो अब दाऊद का सहारा नहीं लेना चाहती थी। 3 कदमों पर उसकी जान आधी हो गई थी। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। अगर तुम्हें ये जंगल बसेरा करने के लिए इतना ही पसंद आ गया है तो साफ बता दो, हमारा टाइम क्यों जाया कर रही हो? मुझसे चला नहीं जा रहा, कहते हुए वो रो पड़ी थी। तो क्या करूं, उठा कर ले जाऊं तुम्हें? दाऊद की बात पर वो बुखला कर उसे देखने लगी। देखो, मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे नखरे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब अगर मजीद तुमने कोई नखरा किया तो तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। तभी उसके मोबाइल पर बीप हुई थी। बोलो, दाऊद फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। क्या तकलीफ है, रो क्यों रहे हो? अब आ भी चुको कि वहीं सोना है। जवाबन हसन भी इसी अंदाज में बोला। दाऊद ने मोबाइल ऑफ करके जीन्स की जेब में घुसाया और तहजीब की तरफ बढ़ा और अगले ही पल वो उसके बाजुओं में थी। उसने सटपटा कर दाऊद की तरफ देखा, लेकिन वो सीधा चलता जा रहा था। उसके माथे के शुकनों की वजह से उसके अल्फाज कहीं अंदर ही रह गए। मुसलसल खामोशी पर दाऊद ने सर झुकाकर उसे देखा, जिसने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। साथ साथ उसका मुंह भी खुल गया। दाऊद ने उसके तासरात देखे, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करते हुए वो गाड़ी के करीब आ गया। अब तुम आंखें खोल सकती हो, दाऊद की धीमी आवाज पर तहजीब ने फट से आंखें खोल दी। दाऊद ने उसे नीचे उतार दिया। तहजीब सुर्ख होते चेहरे के साथ नजरें झुका गई। अब की बार दाऊद ने गौर से उसके झुके चेहरे को देखा और उसे नर्वस देखकर उसने अपना रुख मोड़ लिया था। ओ हेलो, हसन ने उसके सामने हाथ लहराया। वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बड़ी देर कर दी मेहमान आते आते। हसन ने एक नजर तहजीब को देखने के बाद दाऊद को देखा। इसके पाँव में चोट लगी थी। ओ आई सी, लगता है काफी गहरी चोट आई है। हसन ने सर से पैर तक दाऊद को मुस्कुराती नजरों से देखा। मैं अपनी नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। अब के दाऊद ने गुस्से से उसे देखा। बच्ची कहाँ है? बच्ची को खबर के साथ रवाना कर दिया है, जबकि इन लोगों को भी थाने भेज दिया है। उनके जवाब पर वो सर हिलाकर गाड़ी की तरफ मुड़ गया। गाड़ी में बैठते ही हसन ने मुड़कर तहजीब को देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर संजीदगी नुमाया थी। उसने बड़े गौर से तहजीब का चेहरा देखा, जहां बाएं रुखसार पर थप्पड़ के निशान बहुत वाज़िया थे और माथे पर भी चोट का निशान था। उसने बड़े अफसोस से दाऊद की तरफ देखा, जो नजरें चुरा गया था। उनके बैठते ही काशिफ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी के चलते ही तहजीब ने सुकून का सांस लिया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ड्राइविंग सीट पर काशिफ था, उसके साथ हसन और उससे कुछ फासले पर दाऊद था। वो चारों ही खामोश थे। तहजीब ने गर्दन मोड़कर खुद से कुछ फासले पर बैठे दाऊद को देखा, जो कुछ देर पहले उससे बहुत करीब था और अब गर्दन मोड़े अनजान भी लग रहा था। तभी हसन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा था। आपका नाम क्या है? तहजीब ने हैरत से उसे देखा, लेकिन वो बड़ी संजीदगी से उसे देख रहा था। तहजीब, वो धीमी आवाज में बोली थी। नाइस नेम। और आप रहती कहाँ है? लाहौर। वो आगे भी शायद कुछ पूछना चाहता था जब दाऊद बोल पड़ा। अगर इंटरव्यू पूरा हो गया हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? बको, हसन ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा था। इस वक्त हम लाहौर नहीं जा सकते, ऑफिस जाकर उन लोगों के बयान भी लेने हैं, तो फिर इसका क्या करें? वो तहजीब के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। जाहिर सी बात है, तहजीब हमारे साथ है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें इनके ठहरने का बंदोबस्त करना होगा। दाऊद ने गाड़ी चलाते काशिफ को देखा। उसकी नजरों का मफहूम समझकर काशिफ जल्दी से बोला, सर आप जानते हैं मैं अकेला रहता हूँ। उससे पहले कि वो हसन से कहता, वो भी बोल पड़ा, मामा पापा घर पर नहीं, तुम्हें पता है
मैं भी अकेला हूँ, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम तहजीब से पूछ लो। हसन की बात पर तहजीब ने घबरा कर दाऊद को देखा कि पता नहीं वो क्या फैसला कर दे। आप मेरे अब्बू को फोन कर दें, वो मुझे लेने आ जाएंगे। तहजीब ने उनकी मुश्किल आसान कर दी थी। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया था। गाड़ी एक बड़े से घर के आगे रुकी थी। वो तीनों उतर आए थे। हसन ने बेल बजाई थी। काशिफ ने उसकी तरफ का दरवाजा खोला, लेकिन वो अपनी दाएं टांग को हरकत नहीं दे सकी थी। गेट खुल चुका था और एक लड़का बाहर आया था और उसके पीछे एक खातून। शुक्र है तुम लोग आ गए, रात एक पल भी मेरी आंख नहीं लगी। तरह तरह के वहम सताते रहे, कम से कम बंदा फोन ही कर देता है। वो खातून हसन को देखते ही शुरू हो गई। हसन ने हंसकर उनके कंधे के गिर्द हाथ रखा था। आंटी, आप परेशान न हुआ करें, आप जानती हैं ये सब तो हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। अच्छा आप अंदर चलो कि बाहर ही खड़े रहना है। हसन ने दाऊद की तरफ देखा था और दाऊद ने गाड़ी की तरफ। दानियाल और कमर दोनों ने इनके ताकुब में देखा और तहजीब को देख वो दोनों ही हैरान हुए थे। ये कमर बेगम सिर्फ इतना ही कह सकी थी, मामा इसे अंदर ले जाएं, बाकी बातें बाद में करते हैं। कमर बेगम बाहर आ गई थी। इन्होंने तहजीब को गाड़ी से निकाला और सहारा देकर अंदर लाई थी। दानियाल देखो, अगर अंकल हाशमी घर हो तो इन्हें बुला लाओ। दाऊद के कहने पर दानियाल और कमर बेगम परेशानी से इसे देखने लगे। दाऊद, तुम्हें चोट लगी है? कमर ने बड़ी बेचैनी से इसका जायजा लिया। मैं ठीक हूँ ममा, उसके पाँव में चोट लगी है। कमर उसे देखने लगी जबकि दानियाल बाहर निकल गया। कमर बेगम उसके करीब बैठ गई थी और उसकी चोटों को देखने लगी। ये कैसे लगी बेटा? कमर के सवाल पर तहजीब ने सामने बैठे दाऊद को देखा। वो इसे ही देख रहा था। मामा मैं आपको बता दूंगा, कुछ नाश्ते का बंदोबस्त कर दें। कमर ने एक नज़र दाऊद को देखा और खड़ी हो गई। कमरे में इस वक्त सिर्फ वो दोनों थे। काशिफ तो कार लेकर चला गया था और हसन भी नजर नहीं आ रहा था। तहजीब ने झुका सर उठाकर दोबारा दाऊद की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए सोफे की बैग से टिक लगाए बैठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे बुलाए। आखिरकार पूरी हिम्मत जमा करके उसने उसे पुकारा था। सुनिए। दाऊद ने गर्दन सीधी करके उसे देखा। मुझे घर फोन करना है, वो परेशान होंगे। दाऊद गहरा सांस लेकर खड़ा हुआ और कार्डलेस इसकी तरफ बढ़ाया और खुद बाहर निकल गया। नंबर डायल करते हुए उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। दूसरी तरफ बेल की आवाज जा रही थी और फिर कश्यप की आवाज सुनाई दी थी। आंसुओं का इतना गलबा था कि वो कुछ बोल ही नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से उसने हेलो बोला था। तहजीब, कश्यप चीखी थी। अब्बू अम्मी देखें, तहजीब का फोन है। कश्यप खुशी के मारे चीखने लगी थी। असगर साहब ने फोन कश्यप के हाथ से ले लिया था। तहजीब मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम ठीक तो हो? अब्बू। वो उनकी आवाज सुनते ही फिर बेचैन हो गई थी। उसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। किसी ने उसके हाथ से फोन ले लिया था। तहजीब ने नजरें उठाकर देखा। दाऊद उसके सर पर खड़ा खुशमगन नजरों से उसे घूर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लामाबाद से एसएसपी दाऊद अहमद बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी तहजीब हमारे पास खैरियत के साथ मौजूद हैं। एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें कुछ चोटें आई हैं, जिनकी वजह से वो फौरन ट्रैवल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ से अब्बू ने कुछ कहा था कि वो खामोश हो गया था। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। वो इस वक्त मेरी फैमिली के साथ हैं। नो प्रॉब्लम, इट्स माई जॉब। ओके, आप एड्रेस नोट कर लें। एड्रेस लिखवाकर उसने फोन तहजीब की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने बात किए बगैर फोन ऑफ कर दिया था। दाऊद वहीं खड़ा उसे देख रहा था। मैंने तुम्हारे फादर को डिटेल नहीं बताई, क्योंकि दूर बैठे वो ज्यादा परेशान होंगे। शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। वो कुछ नहीं बोली थी, इसी तरह सर झुकाए बैठी रही। उसने अभी तक उसकी जैकेट पहन रखी थी, जिसमें इसका नाजुक सा वजूद बिल्कुल छुप गया था। चेहरे पर जा बजा जख्मों के निशान थे और वहाँ से इसकी नजर पाँव तक गई। इसका बायां पाँव बुरी तरह सूजा हुआ था और इसका बांधा हुआ रुमाल सुर्ख हो चुका था। वो मर्द होकर थक गया था तो वो नाजुक लड़की थी, और जिस तरह वो निढाल बैठी थी, दाऊद को न जाने क्यों इसे यूं देखकर तकलीफ हो रही थी। इससे पहले वो उससे कुछ कहता, दानियाल डॉक्टर हाशमी के साथ अंदर दाखिल हुआ था और उसके पीछे हसन। हाँ भाई जवान, कैसे चोट लगी है? डॉक्टर हाशमी ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। अंकल, ये हमारी कजन है, इसको चोटें आई हैं। दाऊद ने तहजीब की तरफ इशारा किया।
हाँ भाई बेटा, कहाँ चोटें लगी हैं? उन्होंने तहजीब के करीब बैठते हुए उसका जायजा लिया। ओ, काफी चोटें आई हैं। इन्होंने माथे की चोट और पाँव की चोट का जायजा लेकर कहा। इन्होंने इसके पाँव पर बांधा रुमाल खोलकर जख्म का जायजा लिया। जख्म तो काफी गहरा लगता है। फिर इन्होंने दोबारा माथे की तरफ देखा। यहाँ से शुरू करते हैं। इन्होंने कॉटन पर लिक्विड लगाकर जख्म पर लगाया तो शदीद जलन का एहसास इसके माथे पर जागा था। उसकी आंखों में मिर्ची सी भरने लगी। उसकी आंखों में आंसू देकर हाशमी साहब हल्की फुल्की बातें करके इसका जहन भटकाने की कोशिश करने लगे। कमर बेगम भी चाय लेकर लॉन्च में आ गई। हमारी बेटी तो बहुत बहादुर है। उसके पाँव की बैंडेज करने के बाद उन्होंने इसके सर पर हाथ रखकर कहा था, आपके पाँव में सूजन बहुत ज़्यादा है और जख्म भी ताज़ा है, इसलिए कोशिश करें कि पाँव पर दबाव ना पड़े। इन्हें इंजेक्शन तैयार करता देखकर तहजीब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने बेसाख्ता अंदाज में करीब खड़ी कमर बेगम का बाजू थामा था। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना। उसके रुहासे अंदाज पर हसन और दानियाल की हंसी निकल गई थी, जबकि दाऊद ने खुश मंगी नजरों से इन्हें घूरा। बेटा, ये जरूरी है वरना इन्फेक्शन का खतरा है। तहजीब ने नजरें उठाकर बारी बारी सबको देखा। दाऊद की पहनी हुई जैकेट के बाजू इतने खुले थे कि वो आसानी से ऊपर हो गए थे। सिर्फ एक पल की चुभन का एहसास था और फिर जैसे सब ठीक हो गया। बस इतनी सी बात थी। डॉक्टर हाशमी से यूं ट्रीट कर रहे थे जैसे वो छोटी सी बच्ची हो। भाई साहब, नाश्ता करते जाएं। नहीं भाभी, अस्पताल का टाइम हो गया है। वो हसन और दाऊद से हाथ मिलाकर बाहर निकल गए। आ जाओ, तुम लोग भी नाश्ता कर लो। और इन्हें भूख तो वाकई लगी थी। वो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। मम्मा, उससे भी नाश्ते का पूछ ले, उसने भी कुछ नहीं खाया। दाऊद ने खाते हुए सरसरी अंदाज में कहा था, लेकिन हसन ने चौंक कर उसे देखा था। पहले मुझे ये बताओ, ये है कौन? आखिर उन्होंने वो सवाल पूछ ही लिया जो मुसलसल 2 घंटों से इन्हें परेशान कर रहा था। हसन ने उन्हें सारी बात बताई थी। कमर बेगम ने बड़े अफसोस से सर हिलाया। बेचारी बच्ची, शुक्र है जान बच गई, वरना ऐसे जलील लोगों का क्या भरोसा होता है। कितने घटिया लोग थे, वरना इतनी प्यारी बच्ची से कोई ऐसा सलूक करता है। बेचारी को कितनी चोटें लगी हैं, हत्ता कि इसको थप्पड़ भी मारा है। बिल्कुल ठीक कहा आंटी, बड़ा घटिया और जलील इंसान ही हो सकता है जो इतनी नाजुक सी लड़की पर हाथ उठाए। हसन ने बड़े मजे से दाऊद के सुर्ख होते चेहरे को देखा। मम्मा, मैं सोने जा रहा हूँ, आप इसे कुछ खिला दीजिएगा। वो एकदम खड़ा हुआ था। आंटी, मैं भी जा रहा हूँ। हसन जल्दी से उठकर उसके पीछे भागा, वरना इसका कोई भरोसा नहीं था। वो उसे कमरे में घुसने न देता और इसे घर जाना पड़ता। वो लॉन्च में आई तो दानियाल उसके करीब बैठा बातें कर रहा था। वो मुस्कुराती हुई उसके करीब आ गई। वो जो नाश्ते के लिए चीजें उसके आगे रख कर गई थी वो यूं ही रखी थी। बेटा, आपने कुछ खाया नहीं? आंटी, मुझे भूख नहीं। और वाकई इसकी भूख जैसे मर गई थी। नहीं बेटा, ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा सा तो खाओ। चलो शाबाश। वो खुद उसके करीब बैठकर छोटे छोटे नवाले बनाकर उसके मुंह में डालने लगी। इनका अंदाज इतना शफकत भरा था कि वो आराम से 2 स्लाइस खा गई थी। थोड़ी देर सो जाओ, उसकी बंद होती आंखों को देखकर वो बोली तो उसने सर हिला दिया, क्योंकि इसे वाकई नींद आ रही थी। शायद इंजेक्शन का असर था। वो उसे सहारा देकर एक कमरे में ले आई। तुम बात लेना चाहती हो? उनके पूछने पर उसने सर नफी में हिला दिया। तो कपड़े बदल लो। मेरे कपड़े तुम्हें खुले तो होंगे, लेकिन मजबूरी है। उनके कहने पर वो मुस्कुरा दी थी। उसे कपड़े पकड़ा कर वो बाहर चली गई थी। जैकेट उतार कर कितनी देर तक वो उसे देखती रही, फिर आहिस्तेगी से उसे बेड पर रख दिया। उसने नजरें घुमा कर देखा तो उसे एक और दरवाजा नजर आ गया जो यकीनन वॉशरूम था। बेड पर लेटते ही जख्म फिर दर्द देने लगे थे। कुछ देर तक वो बेचैनी से करवटें बदलती रही, लेकिन फिर नींद की देवी उस पर मेहरबान हो ही गई थी। वो गहरी नींद में थी, लेकिन कोई ऐसा एहसास था जिसने उसे आंख खोलने पर मजबूर कर दिया था। वो एकदम उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा फैला था। वो ना समझने वाले अंदाज में सामने दीवार को देखने लगी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उसने चौंक कर दरवाजे को देखा। तीसरी दस्तक के बाद दरवाजा खुल गया था और कमर बेगम अंदर दाखिल हुई थी। उठ गई बेटा? वो उसके करीब आकर बोली तो वो मुस्कुरा दी। आपके अब्बू आए हैं। इसने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे यकीन न आया हो। वो तेजी से बेड से उतरने लगी थी, लेकिन बायां पाँव जमीन पर रखते ही वो गिरा कर वहीं बैठ गई।
कमर बेगम ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने से रोका। तुम बैठो, मैं उन्हें यहीं ले आती हूँ, वो कहकर बाहर निकल गई थी। वो दोनों मुट्ठियां भींचे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा वो उनसे आराम से बात करेगी, रोकर इन्हें परेशान नहीं करेगी। उसके बरअक्स उसकी आंखें बार बार भर आ रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। असगर साहब उसके करीब आकर बैठ गए थे। वो यूं ही सर झुकाए बैठी थी। तहजीब, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका सब्र का बांध टूट गया था। वो उनके गले लगकर रोई थी, इतना रोई थी कि वो जबत के बावजूद खुद भी रो पड़े थे। कमर बेगम जो चाय का पूछने आई थी, इनको यूं रोता देखकर वहीं रुक गई। लेकिन काफी देर तक जब वो चुप ना हुए तो इन्हें आगे बढ़ना पड़ा। बस बेटा चुप कर जाओ, अब सब ठीक हो गया है, और आप यूं रोएंगी तो आपके अब्बू भी परेशान होंगे। वो इसका सर से हिलाते हुए बोली तो असगर साहब ने अपने आंसू साफ करके उसका चेहरा साफ किया। इसका चेहरा साफ करते इन्होंने बगौर इसका चेहरा देखा तो इनका दिल कटकर रह गया। तहजीब ने चेहरा साफ करके असगर साहब की तरफ देखा तो नजरें इनके पीछे खड़े मानी से टकरा गईं। उसे देखकर वो मुस्कुरा दी थी। ये सब कैसे हुआ? असगर साहब के सवाल पर उसने मानी से नजरें हटाकर उन्हें देखा, और फिर जो हुआ था इसने सब इन्हें बता दिया था। वो कोई गैर तो नहीं थे कि उनसे कुछ छुपाया जाता। सारी बातें सुनकर असगर साहब का रंग सफेद पड़ गया था। कितनी देर यूं ही सर झुकाए बैठे रहे। ताया जी चले, मानी की आवाज पर इन तीनों ने चौंक कर उसे देखा। एसएसपी साहब से मुलाकात हो सकती है? असगर साहब ने कमर बेगम को देखा। वो तो कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन गया है। असगर साहब ने अफसोस से सर हिलाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। शुक्रिया का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है जो उन्होंने मेरी बेटी के लिए किया। अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो इतने बहादुर और नेक बेटे की माँ हैं। तहजीब ने चौंक कर अपने बाप का चेहरा देखा। उससे न जाने क्यों अपने बाप के लहजे में बेटे की महरूमी का एहसास हुआ था। भाई साहब, रात होने वाली है और तहजीब को डॉक्टर ने चलने से मना किया है। आज आप यहीं रुक जाएं, मैं दाऊद को भी फोन कर देती हूँ, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ बहन। तहजीब की माँ की काफी तबीयत खराब है, उसे पहले ही वहम था। फिर तहजीब के न पहुँचने पर उसकी काफी तबीयत खराब हो गई है। तहजीब ने परेशान होकर अपने बाप का चेहरा देखा। तहजीब खुद भी माँ को देखने के लिए बेचैन हो गई थी। खैर, इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन यही कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर ये नावल आपको पसंद है और अगर आप चाहते हैं मैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स एक्सप्लेन करूं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद भी आ रहा है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।